वह दौर था 1940 के आसपास का। प्रभास स्टूडियो कोल्हापुर से पुणे में शिफ्ट हुआ था। कई लड़के आते थे मुंबई से फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। कुछ की चलती, कुछ की रह जाती। ऐसे ही देवानंद भी इसी जमाने में फिल्मी सपने आंखों में लिए मुंबई आए थे। सपना था बड़ा फिल्म स्टार बनना। किस्सा है कि एक फिल्म के सिलसिले में देवानंद को प्रभास स्टूडियो जाना था। उस इलाके में एक ही लॉन्ड्री थी जहां देवानंद अपने कपड़े धुलवाया करते थे। उस दिन देवानंद लॉन्ड्री पहुंचे तो उनके कपड़े गायब थे। कोई और चुपके से उठा ले गया था। क्या किया जा सकता था? देवानंद मन मार कर रह गए। दूसरे कपड़े पहनकर स्टूडियो पहुंचे। शूटिंग का माहौल था। सेट पर कई लोग थे। देवानंद भी वहां चहलकदमी करने लगे। तभी एक लड़के पर नजर पड़ी। उसने वही कपड़े पहने थे जो लॉन्ड्री से गायब हुए थे। देवानंद ने अपने कपड़े पहचान लिए। वो उस लड़के के पास पहुंचे। हेलो बोला। लड़के ने भी अनमनासा हेलो बोलकर जवाब दे दिया। देवानंद फिर से कहा, यार तुम्हारे कपड़े बहुत जबरदस्त लग रहे हैं, कहाँ से लिए? लड़के ने उनकी तरफ देखकर जवाब दिया, मैंने मेरे नहीं है, लेकिन किसी को मत बताना। आज लॉन्ड्री वाले के यहाँ गया था तो उसने मेरे कपड़े धोए नहीं थे। मुझे वहाँ के कपड़े बढ़िया लगे तो उठा लाया। देवानंद मुस्कुरा दिए और बोले, लड़के की साहब गोई उन्हें काफ़ी पसंद आई और उन्होंने कहा, मैं देवानंद हूँ, चेतनानंद का छोटा भाई। ये कपड़े मेरे ही है। लड़का सकपका गया, शर्मिंदा भी हुआ। देवानंद ने कहा, तुम कपड़े उठा लाए तो मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन तुमने जिस सच्चाई से ये कहा कि ये तुम्हारे नहीं है, किसी और के है, मेरा गुस्सा जाता रहा। क्या है नाम है तुम्हारा? लड़के ने कहा, गुरुदत्त। देवानंद ने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। आज से हम दोस्त हैं और मेरा वादा रहा, मैं जब भी अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा उसे तुम ही डायरेक्ट करोगे। गुरुदत्त ने भी भरोसे के साथ जवाब दिया, और मैं भी वादा करता हूँ, मैं जिस पहली फिल्म को डायरेक्ट करूंगा उसके हीरो तुम ही रहोगे। देवानंद ने अपना वादा निभाया भी। अपने प्रोड्यूसर में जब देवानंद ने पहली फिल्म बाजी बनाई तो उसके डायरेक्टर गुरुदत्त ही थे। हालांकि गुरु अपना वादा निभा नहीं पाए। उन्होंने देवानंद को लेकर सीआईडी तो बनाई, लेकिन उससे अपने असिस्टेंट राज खोसला से डायरेक्ट करवाया। एक लॉन्ड्री और दो वादों के साथ शुरू ही ये दोस्ती बॉलीवुड की बेमिसाल दोस्ती बनी। गुरुदत्त के लिए सिनेमा व्यवसाय न होकर पैशन था, जिसके लिए वे किसी भी सीमा को पार कर जाते थे। भारतीय सिनेमा में गुरुदत्त ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने फिल्म निर्माण, डायरेक्शन, कोरियोग्राफी और एक्टिंग में अपना लोहा मनवाया। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था। उनका असली नाम वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था। गुरुदत्त का बचपन बेहद गरीबी में बीता था। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई हो सकी। उन्होंने कोलकाता में टेलीकॉम ऑपरेटर की नौकरी की और बाद में वह लौटकर अपने माता पिता के पास मुंबई आ गए थे। संगीत और कला में रुचि होने के चलते गुरुदत्त ने अपनी प्रतिभा से स्कॉलरशिप हासिल की और उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर में दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने डांस सीखा। 5 साल तक उदय शंकर से डांस सीखने के बाद गुरुदत्त को पुणे के प्रभास स्टूडियो में बतौर कोरियोग्राफर काम करने का मौका मिला। एक दिन उसके महान एक्टर देवानंद से भेंट हुई और फिर क्या था, वह फिल्म बनाने और एक्टिंग के क्षेत्र में काम करने लगे। देवानंद ने दत्त को अपनी नई प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन में निर्देशक के रूप में नौकरी की पेशकश की। गुरुदत्त ने फिल्म उद्योग में अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म हम एक है में कोरियोग्राफर के रूप में काम करके की थी। उन्होंने सामाजिक रूप से जागरूक फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें प्यासा, कागज के फूल और बाजी शामिल हैं। बाजी नवकेतन में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म थी। देवानंद की फिल्म बाजी की सक्सेस के बाद गुरुदत्त ने बतौर निर्देशक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गई। फिल्म बाजी के गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान गुरुदत्त की गीता दत्त से निगाहें टकराई, लेकिन दोनों में कोई समानता नहीं थी। गीता शोहरत की बुलंदियों पर थी तो गुरुदत्त अपनी पहचान तलाश रहे थे। गीता दत्त बिल्कुल गुरुदत्त की फिल्मों जैसी डार्क और ब्यूटीफुल। दोनों ने 3 साल के प्रेम के बाद 1953 में शादी कर ली। दोनों के 3 बच्चे हुए। जाने कब गीता गुरुदत्त में दूरियां आ गई। गुरुदत्त को जानने वालों की माने तो दोनों में अहम टकराव था।
गीता से दूरियां पड़ने के बाद गुरुदत्त के जीवन में वहीदा रमन आ गई। वहीदा जानती थी कि गुरुदत्त शादीशुदा है, इसलिए इस संबंध को उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा। इधर गुरुदत्त की बेचैनी कम नहीं हुई, वह शराब में डूबने लगे। 1959 में गुरुदत्त की आई फिल्म कागज के फूल फ्लॉप रही। गुरुदत्त को इस फिल्म की असफलता ने तोड़ दिया। गीता ने उन्हें छोड़ के जा चुकी थी। अब गुरुदत्त पूरी तरह टूट चुके थे। 1960 में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की फिल्म चौदहवीं का चांद आई। व्यावसायिक तौर पर एक हिट थी। इस फिल्म के गुरुदत्त को फौरी तौर पर खुशी मिली। गुरुदत्त पूरी तरह से वहीदा के इश्क में गिरफ्तार हो गए थे और शायद इसी बेचैनी से भी घिर गए थे कि आखिर वो चाहते किसे है, गीता को या वहीदा को। 1962 में अपनी बेचैनी कश्मकश में गुरुदत्त ने फिर से एक फिल्म वहीदा रहमान को लेकर बनाई, साहिब बीबी और गुलाम। गीता दत्त बच्चों को लेकर घर से जा चुकी थी। गुरुदत्त बार बार आत्महत्या की कोशिश कर रहे थे। उनकी बेचैनी अब और बढ़ चुकी थी। फिर आई वो 10 अक्टूबर 1964 की काली रात, जिस रात के काले अंधेरे में खामोश गुरुदत्त मौत की नींद सो गए। कहा जाता है कि उस रात उन्होंने जमकर शराब पी थी। उसके बाद गीता से फोन पर नोकझोंक हुई। काफ़ी ज़्यादा नींद की गोलियां खाने से गुरुदत्त सोए और फिर कभी नहीं उठे। गुरुदत्त के बेटे अरुण ने यही माना कि उनके पिता की मौत दुर्घटनावश शराब और नींद की गोलियां के मिश्रण से हुई है। गुरुदत्त के छोटे भाई और फिल्म मेकर देवी दत्त ने भी हमेशा से इन्हीं संभावनाओं को खारिज किया कि उन्होंने आत्महत्या की है। देवी दत्त ने कई बार यह कहा कि उनके भाई को नींद नहीं आने की बीमारी थी, इसी कारण वह नींद की दवाई लेते थे। इसलिए निश्चित तौर पर उनकी मौत दुर्घटनावश शराब और दवाई के ओवरडोज से हुई थी।